तो आज मैं आपको बताऊंगा पाठ 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इतिहास का है क्लास 10। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक का वीडियो हम इतिहास का अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। चलिए हम आपको इसमें बता दें। इसमें सबसे पहले देना है क्या, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? एक आर्थिक प्रणाली है जो दुनिया भर में माल, प्रौद्योगिक विचारों और लोगों को मुक्त आवाजाही से जुड़ी हुई है। मुक्त मतलब मुक्त आवाजाही से जुड़ी हुई है। तो वैश्वीकरण क्या है? एक आर्थिक प्रणाली है जो दुनिया भर में माल, प्रौद्योगिक विचारों और लोगों को मुक्त आवाजाही से जुड़ी हुई है। मुक्त होगा, यहाँ पर मुक्त हो गया, ठीक है। अनुभाग 1 में क्या कह रहा है कि आधुनिक युग से पहले क्या था? आधुनिक युग से पहले क्या था? तो रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। तो हम इसे कैसे जानेंगे, मतलब इसके बारे में हम जान लेते हैं। रेशम मार्ग के बारे में आपको 10th क्लास में भी पूछता है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। रेशम मार्ग जो होता है कई सारे हैं, जो जमीन और समुद्र के रास्ते से जो क्या कर रहा है, जो जमीन और समुद्र के रास्ते से एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में, ठीक है, आपस में जोड़ने का काम करते हैं और एशिया को यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ता है। क्या करता है? और एशिया को यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ता है। तो रेशम मार्ग क्या है आप जान गए। अगला देख लेते हैं कि इसी रास्ते से प्रसिद्ध चीनी पॉटरी जाती थी। प्रसिद्ध चीनी जो थे पॉटरी वह जाता था इसी रास्ते से, ठीक है। अब देख लेते हैं भोजन की यात्रा। भोजन की यात्रा में स्पाघेटी और आलू। माना जाता है कि नूडल्स जो हम लोग खाते हैं आजकल, नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा। चीन से क्या हुआ? पश्चिम में पहुंचा और वहीं स्पाघेटी का जन्म हुआ। वहीं पर क्या हुआ? स्पाघेटी का जन्म हुआ। अगला देख लेते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद ही आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, मीठे आलू जैसे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पहुंचा था। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका की खोज किया था, उसी के बाद आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, मीठे आलू जैसे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पहुंचा। इससे पहले नहीं पहुंचता था। विजय, बीमारी और व्यापार। पेरू और मेक्सिको की खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं ने यूरोप एवं एशिया के बीच व्यापार की गति को प्रदान किया। व्यापार की गति को प्रदान कौन किया? तो पेरू और मेक्सिको की खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं ने यूरोप एवं एशिया के बीच व्यापार की गति को प्रदान किया। अगला देख लेते हैं। अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने हथियार के रूप में चेचा के कीटाणुओं का इस्तेमाल किया था। ठीक है, देखिए नोट्स में आपको बता रहा हूँ, चैप्टर 4 का जो है ये नोट्स है। अगर आप नोट्स पढ़ लेते तो आपके एग्जाम के लिए तो काम आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, सब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, और साथ ही साथ अगर आप जा करके आगे कोई जॉब करना चाहते हैं, एसएससी, जीडी, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते तो ये नोट्स आपको फिर से पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए आप बढ़िया से पढ़ ले इसे। तो अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनी सेनाओं ने हथियार के रूप में चेचक के जो कीटाणु होता है ना, कीटाणुओं का इस्तेमाल किया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद तक भारत और चीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से गिना जाता था। 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद, 18वीं शताब्दी के काफी समय बीत गया, उसके बाद तक भारत और चीन क्या हुआ था? दुनिया के सबसे अमीर देशों में से गिना जाता था। और अभी भी जो है भारत जो नहीं गिना जाता है, लेकिन चीन गिना जाता है अमीर देशों में। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश है जैसे अमेरिका है, उसके अलावा जो हो गया कुवैत है, जिसका करेंसी जो होता है वो सबसे महंगी करेंसी होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारत और चीन 18वीं शताब्दी के काफी समय बाद तक दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता। ठीक है, अमीर देशों में से गिना जाता था 18वीं शताब्दी काफी समय तक। ठीक है, अब देख लेते हैं 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का साम्राज्य था। पूछेगा गरीबी और भुखमरी का साम्राज्य कब तक था? तो 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का साम्राज्य था। ठीक है, अनुभाग 2 देख लेते हैं। 19वीं सदी मतलब होता है 1815 से लेकर के 1914 के बीच का जो घटना हुआ था, उसको हम 19वीं सदी के अंदर में लेते हैं। ठीक है, 18वीं सदी के बाद में ब्रिटेन की आबादी में तेजी से बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी के बाद में ब्रिटेन की जो आबादी है वो आबादी में तेजी से बढ़ने लगी। आबादी जो था तेजी से बढ़ने लगी। आबादी यहाँ पर मैं काट दीजिए, आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जिससे खाद्यान्न की मांग में वृद्धि हुई। खाद्यान्न जो था ना, खाद्यान्न की मांग में वृद्धि हुई। खाद्यान्न की मांग मतलब खाने पीने की चीज में वृद्धि हुआ। मान लीजिए जब जनसंख्या बढ़ेगा तो खाना भी बढ़ेगा ना, तो ब्रिटेन की आबादी में वृद्धि हो गया तो खाद्यान्न की भी मांग में वृद्धि हो गई। ब्रिटेन में कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता था। ब्रिटेन में क्या होता था? कम कीमतों पर।
कम कीमत पर ही खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता था। आयात मतलब होता है एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, आयात का मतलब इंपोर्ट, आयात का मतलब एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। आयात निर्यात होता है, निर्यात इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में आयात का मतलब होता है लाया जाना, ठीक है। ब्रिटेन में आयात की गई खाद्य पदार्थों की कीमत देश में पैदा होने वाली खाद्य पदार्थों की कीमत से कम था। क्या होता है, ब्रिटेन में आयात की गई खाद्य पदार्थों की जो कीमत थी वह देश में पैदा होने वाली खाद्य पदार्थों की कीमत से कम था। अगला पॉइंट देख लीजिए, खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेल और पानी के जहाजों का प्रयोग किया जाता था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो रेल और पानी का प्रयोग किया जाता था। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्रा है, कुछ ऐसे ही कहानी कपास, रबर, कोयला जैसे उत्पादों का हुआ था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्रा है, कुछ ऐसे ही कहानी जो है कपास के बारे में, रबर के बारे में, कोयला के बारे में जैसे उत्पादों का हुआ था, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तकनीकी की भूमिका, तकनीकी की भूमिका में हम देख लेते हैं रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ महत्वपूर्ण आविष्कार थे, ठीक है। क्या थे, रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ महत्वपूर्ण आविष्कार थे जिन्होंने 19वीं सदी के परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई थी। और 19वीं सदी में कौन कौन खोज हुआ था, रेलवे का खोज हुआ था, भाप के जहाज का खोज हुआ था, टेलीग्राफ का खोज हुआ था। ये महत्वपूर्ण आविष्कार थे जिन्होंने 19वीं सदी के परिवर्तनों में अहम भूमिका निभाई थी। अब देख लीजिए अगला हम आपको बताते हैं, अगला यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिशत तकनीक के आने के बाद, सॉरी प्रशीतित तकनीक के आने के बाद जानवरों के मांस को प्रस्थितित में डालकर फिर जमे हुए के रूप में जहाजों से यूरोप भेजा जाने लगा। अब प्रशीतित तकनीक जब आया तो उसमें क्या होता था कि जानवरों के जो मांस होता था वो जानवरों के मांस को प्रस्थितित में डाल देता था, प्रस्थितित में डाल दिया, फिर जमे हुए के रूप में जहाजों से यूरोप में भेज देता था, ठीक है। अब 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद देख लीजिए क्या क्या हुआ था। हम आपको बता दें 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद में जैसे उपनिवेश के रूप में एशिया और अफ्रीका की यूरोपीय विजय हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभर गया था। बेल्जियम और जर्मनी क्या हुआ था, नई औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरा था। अमेरिका 1890 के आखिरी वर्षों में, ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, अमेरिका 1890 के आखिरी वर्ष में एक उपनिवेशिक ताकत बन गया जिसने पहले स्पेन द्वारा कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों को अपने कब्जे में ले लिया। पहले क्या किया, रह चुके कुछ उपनिवेशों को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। अब देख लेते रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। तो देखिए 1880 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में प्लेग की तरह तेजी से फैलने, ठीक है ना, मवेशियों में प्लेग की तरह तेजी से फैलने पशु रोग था। ये क्या था, तो 1880 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में प्लेग की तरह तेजी से फैलने वाले पशु रोग था, ठीक है। अब औपनिवेशिक सरकारें अपनी शक्तियों को मजबूत करती और अफ्रीकी लोगों को श्रम बाजार में आने के, ठीक है, आने के लिए मजबूर करती थी, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित जो श्रमिक था वो कहाँ गया था, तो गिरमिटिया श्रमिक एवं नियोक्ता के काम के लिए अनुबंध के तहत एक बंधुआ मजदूर था जिसे गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को दुनिया के विभिन्न देशों में वृक्षारोपण, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए ले जाया जाता था। कब, 19वीं सदी में। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को दुनिया के विभिन्न देशों में वृक्षारोपण करना है, खदानों का, सड़क का, रेलवे निर्माण परियोजना के काम करने के लिए ले जाया जाता था। अगला हम देख लेते हैं एजेंटों द्वारा काम और स्थान के बारे में झूठी। इसमें क्या होता था, एजेंटों द्वारा काम और स्थान के बारे में झूठी जानकारियां देकर अनुबंध कराया जाता था। एजेंट जो था वह क्या करता था, झूठा जो है जानकारी दे देता था और उसे अनुबंध करा लेता था, ठीक है। बगानों में पहुंचने पर मजदूरों ने रहने और काम करने की परिस्थितियों को बहुत कठोर पाया। जब बगानों में पहुंचता था तो वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं सही था, रहने खाने की व्यवस्था सही नहीं था, तो वो उसे लगा कि यहाँ पर हमें अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, हम अच्छी तरह से नहीं रह पाएंगे, ठीक है। 1921 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1921 में क्या किया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला देख लेते हैं विदेशी में भारतीय उद्यमी। भारतीय उद्यमी कुछ बैंकरों जैसे नट्टू कोटाई और चेटिटारो ने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। क्या करते थे,
निर्यातमुखी जो खेती होता था उसके लिए कर्ज देता था। भारतीय उद्यमी क्यों, कुछ बैंकरों जो था बैंकरों होता वो कर्ज देता था। भारतीय व्यापारियों ने यूरोपियों का अफ्रीका तक पीछा किया। भारतीय जो व्यापारी था यूरोपियो जो था, यूरोप के जो था उसको अफ्रीका तक ले पीछा किया। अगला हम देख लेते पॉइंट कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन पैदा कर दिया। क्या कर दिया? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन पैदा कर दिया। अगला देख लेते हैं, भारतीय हस्तकला और कृषि का विदेशी बाजार खत्म हो गया और ब्रिटेन ने व्यापार अधिशेष का फायदा उठा लिया। क्या कर लिया? भारतीय हस्तकला और कृषि का विदेशी बाजार खत्म हो गया और ब्रिटेन ने व्यापार अधिकोष का फायदा उठाया। निर्यात बढ़ा और आयात पर निर्भरता कम हो गई। निर्यात बढ़ा और आयात पर निर्भरता कम हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं अनुभाग 3, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्ध जो हुआ था उसके बीच में इकोनॉमिक्स यानी उसमें पैसा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके देश के, तो अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी था। प्रथम विश्व युद्ध क्या था पूछेगा, प्रथम विश्व युद्ध क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी था। ठीक है, युद्ध के दौरान युद्ध में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया जाता था। युद्ध के दौरान क्या होता था? युद्ध में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। इस युद्ध ने क्या किया? इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं युद्धोत्तर सुधार। इसमें क्या हुआ था कि युद्ध समाप्त होने के बाद उत्पादन गिरने लगा। युद्ध समाप्त हुआ तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो गई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वहां पर व्यवस्था होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बेरोजगारी बढ़ोतरी हो गई। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग का क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो युद्ध के बाद अमेरिका में सुधार की गति तेज हो रही थी। युद्ध के बाद अमेरिका में जो सुधार की जो गति है वो तेज रही थी। जब युद्ध हुआ था तो उसमें अमेरिका जब बहुत जल्दी सुधरने लगा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि हेनरी फोर्ड द्वारा अपनाई गई असेंबली लाइन पद्धति जल्द ही पूरी अमेरिका में फैल गई और 1920 के दशक में हेनरी फोर्ड द्वारा क्या किया गया, अपनाई गई असेंबली लाइन पद्धति जल्द ही पूरे अमेरिका में फैल गई और 1920 के दशक तक यूरोप में भी नकल की जा, अब फैल गया तो उसके बाद यूरोप में भी नकल किया जाने लगा। आगे देख लेते हैं, बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। क्या किया? बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। आगे देख लेते हैं 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में काफी उछाल था, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा और 1929 तक में महामंदी में फंस गया। 1929 तक में क्या किया? महामंदी में फंस गया। 1929 में अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी। बैंकों की विफलता और कर्ज संकट ने अन्य देशों को प्रभावित किया था। 1929 में क्या किया था? अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी। बैंकों की विफलता और कर्ज संकट ने अन्य देशों को प्रभावित किया था। 1929-32 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनियों चौपट हो गई और 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से लेकर 1932 के बीच में लगभग 1,10,000 कंपनी जो थी वह बंद हो गई और 1933 तक 4,000 से ज्यादा बैंक भी बंद हो चुके थे। ठीक है, भारत भी महामंदी से प्रभावित हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद भारत भी महामंदी से बहुत प्रभावित हुआ था। अगला हम देख लेते हैं, भारतीय आयात और निर्यात में भारी गिरावट आई और कीमतें भी नीचे आ गई। देखिए, भारतीय आयात हुआ था और निर्यात हुआ था। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब भेजना। ठीक है, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना। उसमें भारी गिरावट आई थी और नीचे उसकी कीमत भी नीचे आ गई थी। बंगाल के जूट उत्पादकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बंगाल के जो जूट उत्पादक था उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गांवों से कस्बों और शहरों में पलायन बड़े पैमाने पर हुआ। गांव से क्या हुआ? कस्बों और शहर में, गांव से लोग जो है कस्बों और शहर में पलायन होने लगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं अनुभाग 4, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के केवल 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गया, लेकिन उसी के केवल 2 दशक के बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हुआ और एक बार फिर से यह विनाश का कारण बना। पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध कितने दिनों के बाद शुरू हुआ, तो केवल 2 दशक के बाद जो है, प्रथम विश्व युद्ध के केवल 2 दशक के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका क्या हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा था। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ जो था वह महाशक्ति के रूप में उभर गया था दूसरे विश्व युद्ध में। अब देख लेते हैं युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में एक रूपरेखा पर सहमति बनी थी। क्या बनी थी? सहमति बनी थी। आगे देख लेते हैं, इसी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मनी फंड होता है और विश्व बैंक की स्थापना की। क्या किया था? इसी ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की। ठीक है। आर्थिक स्थिरता पूर्ण स्वराज करने के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में एक रूपरेखा सहमति बना। ठीक है। और इसी ने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना भी किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार के फायदे और नुकसान की देखरेख करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है? अपने सदस्यों के, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो भी सदस्य हैं उसको क्या करता है कि देशों के बीच जो व्यापार होता था, व्यापार के फायदे और नुकसान के बारे में देखरेख करता है। ठीक है। अब देख लीजिए कि IMF और विश्व बैंक ने 1947 में वित्तीय क्या किया? IMF और विश्व बैंक ने क्या किया था? 1947 में वित्तीय परिचालन शुरू किया था। क्या किया था? वित्तीय परिचालन शुरू किया था। अगला देख लेते हैं कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था एक निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होता। क्या था? तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो था एक निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। राष्ट्रीय मुद्राओं को एक निश्चित दर पर अमेरिकी डॉलर में आंका गया। राष्ट्रीय मुद्राओं को क्या किया गया? एक निश्चित दर पर अमेरिकी डॉलर में आंका गया था। अगला देख लेते हैं, इन संस्थानों में बड़े पैमाने पर निर्णय लेने का अधिकार पश्चिमी औद्योगिकी शक्तियों के पास था। इन स्थानों पर बड़े पैमानों पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको था? तो पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों के पास था। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। संयुक्त राष्ट्र और नैम द्वारा समर्थित एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र हो चुके थे। संयुक्त राष्ट्र और नैम द्वारा समर्थित एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र हो चुके थे। क्या हुए थे? स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र हो चुके थे। विकासशील देशों द्वारा एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO की मांग की गई और 77 या G77 के रूप में संगठित हो गए, जो इन देशों को उनके राष्ट्रीय संसाधनों, कच्चे माल और उनके बाजारों में निर्मित वस्तुओं को उचित बाजार प्रदान करता था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1950 और 1960 के दशक में की गई थी और इनका संचालन कई देशों में होता था। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां था उसकी स्थापना 1950 और 1960 के दशक में की गई थी। इनका संचालन कई देशों में होता था। तो चलिए हम आपको लेसन 4 का जो भी चीज था मैं आपको बता दिया हूं और आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस चैप्टर के जितने भी नोट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट बात थे हम आपको बता दिए, ये नोट्स हैं। ठीक है। नोट्स आपको बहुत काम की होती है, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते तो फिर आपको आकर के पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप इसे बढ़िया से पढ़ लिए, समझ लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।